वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे कि संधारित्र की जो धारिता होती है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, संधारित्र की धारिता का देखिए व्यंजक हम लोगों ने सीखा था, अगर तुम्हें याद हो तो हम पहले तो एक बात ये लिखेंगे, हम जानते हैं। हम जानते हैं। अच्छा, क्या जानते हैं? देखो कि समांतर प्लेट संधारित्र का हम सूत्र उठा रहे हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आपको व्यंजक याद हो गया होगा, यदि नहीं याद है तो याद कर लें कि ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। मैंने ये आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकलवाया था, क्या याद है आपको? ये यहां से आप ध्यान दीजिए कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो धारिता को प्रभावित कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से हमें सबसे पहले हम ये कह सकते हैं, इस सूत्र को देख करके हमको लग रहा है कि के इसकी धारिता को प्रभावित कर रहा है। के क्या है? परावैद्युत नियतांक है, यानी संधारित्र में जो आपने परावैद्युत भरा है उसकी जो परावैद्युत का नियतांक है वो जितना ज्यादा होगा संधारित्र की धारिता उतनी ही अधिक हो जाएगी। क्यों? कुछ उदाहरण याद है? मैंने कहा था माइका के लिए K6 होता है, वाटर के लिए 81 होता है। तो ऐसे जो भी चीज आप इस्तेमाल करे होंगे, ठीक है, जो भी उसमें पदार्थ आपने यूज किया होगा उसकी धारिता, उसका जो ये कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये धारिता को प्रभावित करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं, देखो कि जो संधारित्र की धारिता है वो संधारित्र में प्रयोग किए गए परावैद्युत पदार्थ के मान, कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान के सीधा समानुपाती होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई। तो पहला व्यंजक यही बनेगा, हम कहेंगे संधारित्र की धारिता संधारित्र में प्रयोग किए गए या संधारित्र में भरे गए, कुछ भी कह सकते हो, संधारित्र में भरे गए परावैद्युत पदार्थ के नियतांक के समानुपाती होती है। फर्स्ट पॉइंट तो हमने आपको सिखा दिया, तो इसको हम इस तरीके से लिख भी देंगे, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। दूसरी बात, संधारित्र की धारिता है ना, वो प्लेट के क्षेत्रफल के भी समानुपाती है। जितना ज्यादा प्लेटों का क्षेत्रफल होगा, वो भी ध्यान रखना कहाँ होगा, पूरी प्लेट बड़े बड़ी हो लेकिन अगर परावैद्युत में डूबी हुई प्लेट का हिस्सा ज्यादा चाहिए होता है, ध्यान रखिए। जितना ज्यादा क्षेत्रफल डूबा होगा परावैद्युत के अंदर, अगर कोई पदार्थ भरा है, मान लो आधेम तुमने भरा, तो कम हो जाएगी धारिता। मतलब प्लेट इतनी बड़ी हो, मान लो परावैद्युत यहां तक भरा है आधा, तो धारिता कम होगी। यार पूरे भर दोगे तो और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती दिख रही कि नहीं दिख रही? देखो, तो आप लिखेंगे संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। मतलब क्या इसका? अब डायरेक्ट आप फार्मूले वाइज लिख दो, C प्रोपोर्शनल A। तीसरा एक कारक और है जो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करेगा, वो कारक है बीच की प्लेटों के दूरी। प्लेटें पास पास होंगी, ध्यान रखिए, तो धारिता ज्यादा होगी, प्लेटें दूर होंगी तो धारिता कम होगी। देखो डी के मान के उल्टा है ना, इन्वर्सली है कि नहीं?
तो हम कह सकते हैं संधारित्र की धारिता प्लेटों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम मतलब विलोम उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती होगी। मतलब C प्रोपोर्शनल 1/D। इतना आप नोट करिए, फिर आगे की बात करेंगे हम। देखिए कारक जो प्रभावित कर रहे थे धारिता पे, उसको तो हमने समझा दिया आपको। अब हम बात करेंगे, अगला पॉइंट है परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। देखो पीछे मैंने कहा था C प्रोपोर्शनल के माने परावैद्युत नियतांक। तो संधारित्र के अंदर परावैद्युत भरते हैं तो उसका एक्चुअल में ध्रुवण हो जाता है, यानी उसमें द्विध्रुव बन जाते हैं। कैसे बनते हैं मैं इस पे बात चर्चा करता हूं। देखो एक बात समझिएगा, हम लोग संधारित्र के बारे में चर्चा कर रहे थे पीछे, तो हमने कहा था समांतर प्लेटें होती हैं, आमने सामने प्लेटें होती हैं। एक प्लेट किसी बैटरी वगैरह के धन सिरे से जुड़ी होती है तो दूसरी ऋण सिरे से जुड़ी होती है। यहां पर देखो आंतरिक प्लेट में जो आवेश है वो ऋण है और यहां पर धन है। ऐसा ये जो निकाय तैयार करते हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? ये संधारित्र है। इनके बीच की दूरी d है, क्षेत्रफल a है, ये सब बातें तो जानते हो ना, जानते हो बताओ? इसके अंदर हम कोई परावैद्युत पदार्थ भरेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरेंगे, कोई मतलब मटेरियल डाइलेक्ट्रिक। तो जरूरी नहीं कि पूरे हम भरें, हम थोड़ा आंशिक रूप से भर के दिखा रहे हैं। इतनी बड़ी पट्टी हमने कोई परावैद्युत पदार्थ की ले ली है, ये परावैद्युत पदार्थ की कोई पट्टी है, स्लाइस है, टुकड़ा है, उसको हमने दोनों प्लेटों के बीच में रख दिया। भाई आखिर ये क्यों बढ़ा देता है कैपेसिटी, ये इस पे चर्चा हो रही है। तो देखिए एक बात जान लो, अगर कोई परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच में ना हो, ऐसे अलग बाहर जब रखा है बिना वैद्युत क्षेत्र के, तब क्या होता है? देखो इसमें जितने धन आवेश होते हैं, ध्यान रखिए, उतने ही ऋण आवेश होते हैं, लेकिन वो इस तरीके से बटे होते हैं कि टोटल 0 बनता है। क्या बनता है? ऐसे समझना, इनका रैंडम अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, ध्यान दीजिए प्लीज। देखो धन ऋण ऋण धन ऋण, ऐसे ऐसे देखो दिख रहे हैं आपको, शायद दिख पा रहा होगा, ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा बड़ा करके भी दिखा सकते हैं। अच्छा दिख रहा, बहुत अच्छी। ये जैसे प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर ये माइनस होगा यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, कुछ इस तरीके से। ये मैंने सर्कल बना दिया है, जरूरी नहीं सर्कल बनाना है। मतलब यहाँ मैं ये बता रहा था कि देखो प्लस फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। अब नीचे इस तरफ देखो तो प्लस के बाद माइनस है, ऑल्टरनेट ऐसे अरेंज होते हैं, तो कहीं भी ध्रुव नहीं बन रहे होंगे, नेट वो सिर्फ 0 रहेगा। लेकिन यही प्लेट जब यहाँ रख दी गई, ध्यान ये बात देना है, तो देखो ये प्लेट कैसी है? धन आवेशित। इसके अंदर जितने धन आवेश हो गए उनके साथ इसका व्यवहार कैसा होगा? प्रतिकर्षण, रिपल्सन करेगा, तो सब धन आवेश उस तरफ प्रतिकर्षित हो जाएंगे। और इस प्लेट के साथ ये प्लेट कैसा व्यवहार देगी? ऋण वालों को इधर खिसका देगी, ये ऋण वालों को आकर्षित करेगा, वो धन वालों को करेगा। तो पूरी प्लेट में कुछ इस तरीके से परिस्थिति पैदा हो जाएगी। देखो ध्यान देना, इस तरफ सभी ऋण आवेशों का स्थान प्राप्त होगा और दूसरे साइड में सबके सब धन आवेश चले जाते हैं। बात समझ पा रहे हो ना? इस प्रकार से पूरी पट्टी को गौर से देखो, द्विध्रुव से संपन्न हो गई कि नहीं? यहां द्विध्रुव बन गए, एक ऋण एक धन। देखो या पूरा इतने को ऋण आवेश, इतने को धन आवेश कह सकते हो। इस तरीके से द्विध्रुवों का निर्माण हो गया इस पट्टी के अंदर। पोल्स का डायपोल पढ़ाए थे पीछे, P = Q × 2L, याद है? तो डायपोल होता क्या है? द्विध्रुव क्या होता है? जिसमें एक ऋण और एक धन आवेश हो और दोनों के मान बराबर हो। तो देखो ये ऋण आवेश और ये धन आवेश, तो इसी को द्विध्रुव निर्माण हो जाने को ही ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी ये डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है, परावैद्युत पदार्थ है, वो कैसा हो गया?
ध्रुवित हो गया, ध्रुव का निर्माण हो गया इसके अंदर। क्लियर बात? तो डायग्राम बना लेना, हम पहले बोल दे रहे हो तो लिख लो, डायग्राम बनाते रहना, बनाना पहले ही है तभी तो लिख पाओगे। तो देखिए हम कहेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से, नोट कर लो पहले तो, और ऊपर डायग्राम बनाने की जगह छोड़ लो, बाद बना लेना, ठीक है। लिखिए, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अभी वैद्युत क्षेत्र नहीं है, ये वाली स्थिति पहले चर्चा कर रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ के अंदर, परावैद्युत पदार्थ के अंदर धन व ऋण आवेश इस प्रकार वितरित होते हैं कि द्विध्रुव नहीं बनते हैं। ये तो बात हो गई जब नहीं रखा था। अब हम कहेंगे अगर परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दिया जाए, किंतु जब परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के मध्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य रख दिया जाता है तो परावैद्युत में उपस्थित ऋण आवेश धन प्लेट की तरफ कह दो और कह दो, तथा धन आवेश ऋण प्लेट की ओर आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित हो जाते हैं तथा द्विध्रुवों का निर्माण होता है। यही घटना परावैद्युत का ध्रुवण कहलाती है। परावैद्युत का ध्रुवण कहलाती है। ये नोट कर लीजिए और डायग्राम बना लीजिए। देखिए अब हम एक और नए पॉइंट पे आते हैं, इसका नाम है परावैद्युत सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। थोड़ा इसको समझना ध्यान से, आप इसी डायग्राम से भी समझ सकते हो जो पीछे सिखाया मैंने। देखो इसके जो आवेश है ना, यही तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र को जन्म दे रहे होंगे कि नहीं बताओ। अगर हम इसको ना रखते डाइलेक्ट्रिक को, सपोज करो, तो अभी इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो किस तरफ होती बताओ? प्लस से माइनस की ओर होती कि नहीं होती बताओ। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी देखो वैद्युत क्षेत्र की एक दिशा बन रही, देखो ध्यान से। अब वो किस तरफ बनेगी देखो, ये प्लस से माइनस, देखो इसको ई डैश कह दिया। थोड़ा सा डायग्राम पे ध्यान देना, हम अलग से समझाते हैं इसको तो ज्यादा और बेटर है। एक डायग्राम छोटा सा बना देते हैं। देखो मतलब दो प्लेटें थी, याद है तुम्हें? इस प्लेट पर हमने कैसा आवेश लिया है? धन, और इस प्लेट पे ऋण आवेश लिया है। ये बात समझो।
इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा था। अभी हम पूरा मटेरियल नहीं, बस इतना दिखा रहे हैं, एक यहां पर माइनस और एक यहां पर प्लस। हमें टॉपिक समझाने से मतलब, जरूरी नहीं कि 1000 आवेश दिखाओ आप। अगर यहां लगाया गया जो वैद्युत क्षेत्र, बाहर से तुमने जो वैद्युत क्षेत्र लगाया था, इसका मान बढ़ाते जाए, मान बढ़ाने के बाद आवेश बढ़ता जाए प्लस माइनस। तो अगर लगाए गए वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाया जाए तो इस अणु में तनाव बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉनों और न्यूक्लियस पे बल काम करेगा, और जितना वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा उतना ज्यादा तनाव बल, टेंशन, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच मतलब खिंचाव कह सकते हो, वो काम करना शुरू कर देता है। एक परिस्थिति ऐसी आएगी वैद्युत क्षेत्र के बढ़ाने से कि इसके इलेक्ट्रॉन अपने आप इसको छोड़ देंगे परमाणु को, और जो खाली जगह ना इसमें टहलने लगेंगे। बहुत ज्यादा तनाव होता तो लोग गली में टहलने लगते, देखा है? वही स्थिति होगी। इलेक्ट्रॉन इस दोनों प्लेटों के बीच टहलने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर चलने लगे तो चालक पथ बन गया। कैसा बन गया? चालक, चालन होने लगा। और ये वैसे परावैद्युत पदार्थ होता कैसा है? कुचालक। ध्यान रखिए, पीछे पढ़ाया है। परावैद्युत पदार्थ होता कैसा है? कुचालक। लेकिन अब क्या शुरू हो गया? चालन, यानी चालक जैसा व्यवहार हो गया। व्यवहार बदल गया कि नहीं? इस व्यवहार बदल जाने के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, भंजन। क्या होता है? भंजन माने टूटना। एक तरह से भंजन शब्द किसके लिए बनाया गया है? टूटने के लिए। तो किसी भी परावैद्युत के द्वारा सहन किए गए अधिकतम वैद्युत क्षेत्र को, ध्यान रखना, जिसके बाद वो भंजन स्टार्ट कर दे, उससे पहले भंजन ना हो। मान लो जैसे 10 मान हो वैद्युत क्षेत्र का, तब तक भंजन नहीं शुरू हुआ, और 10 से ज्यादा पे भंजन स्टार्ट हो जाए तो इसकी अधिकतम सामर्थ्य कितनी हो गई? 10। सहन करने की क्षमता कितनी हो गई? 10 हो गई कि नहीं? तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी परावैद्युत पदार्थ पर लगाए गए वैद्युत क्षेत्र का वो अधिकतम मान जिस पर वो बिना भंजन के रह सके, या भंजन के बिना उसको सहन कर सके, उस परावैद्युत पदार्थ का क्या कहलाता है? परावैद्युत सामर्थ्य। इस पदार्थ का। बात समझ में आ गई मेरी कि नहीं आई? इसी को हम परिभाषा में कन्वर्ट करते हैं। आप चाहे तो दोबारा डायग्राम बना लेना इसमें, और चाहे उसी डायग्राम से काम चलाना। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, सुनिए जरा। जब किसी परावैद्युत पदार्थ, जब किसी परावैद्युत पदार्थ पर वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो उसके अणुओं में खिंचाव, यहां हमारा खिंचाव शब्द स्ट्रेच से है। किससे है? स्ट्रेच, खिंचाव प्रारंभ होता है। तथा लगाए गए वैद्युत क्षेत्र के मान को बढ़ाने पर, मान को बढ़ाने पर खिंचाव बढ़ता जाता है। तथा एक स्थिति ऐसी आती है कि परावैद्युत के इलेक्ट्रॉन चालन करने लगते हैं। अर्थात
परावैद्युत पर लगाए गए वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसे परावैद्युत, इसमें एक वर्ड बढ़ा लेना जरा, अर्थात से पहले भंजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया मैंने, देखो उसको पहले बना लेना। तभी परावैद्युत के इलेक्ट्रॉन चालन करने लगते हैं, इस अवस्था को भंजन कहते हैं। इतना पहले लिख लेना यार, इस अवस्था को भंजन कहते हैं। यहाँ ये सब जरूरी था, भंजन कहते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। परावैद्युत पर लगाए गए वैद्युत क्षेत्र का वह मान, यानी यहां से अब अर्थात स्टार्ट होगा, वह अधिकतम मान जिसे परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सकें, बिना भंजन के सहन कर सके। उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। देखो मुख्य परिभाषा इतनी ही है, मुख्य परिभाषा परावैद्युत सामर्थ्य की, लेकिन इसमें भंजन शब्द आएगा, उसको कैसे आप समझेंगे, इसलिए ऊपर का इतना हिस्सा लिखाया। केवल इतना शब्द ऊपर, ये 4 लाइन 5 हैं, ये सिर्फ इसलिए लिखाई कि आप ये समझ सको भंजन क्या होता है। और जब भंजन आप समझ जाओगे तो ये परिभाषा समझने में आसानी होगी। एग्जाम में आप चाहें कि सामर्थ्य की परिभाषा अगर 1 नंबर की आई है तो आप इतना ही लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आपको टीचर को केवल परिभाषा देनी है, लेकिन आपको समझ में आए तो हम यहाँ अगर ऐसे लिख देते डायरेक्ट भंजन, तो शायद आप न समझ पाते कि भंजन क्या होता है। तो इसलिए हमारे सामने मजबूरी थी इतना ऊपर का हिस्सा और लिखना। तो परीक्षा में अगर 1 नंबर का आता है ये परिभाषा बाय द वे, तो इतनी पर्याप्त है। मेन परिभाषा ये है, ठीक है। अब ये परावैद्युत भंजन आप नोट कर लो, फिर एक और इसी से रिलेटेड पॉइंट है, उस पर बात करते। एक और इसी से परावैद्युत से संबंधित परिभाषा है, हेडिंग डाली लीजिए पहले तो, भंजक विभवांतर। इस परिभाषा का क्या मतलब है मैं समझा दूं आपको। देखिए ये प्लेटें होती थी, याद है किसकी है ये प्लेटें? समांतर प्लेट, संधारित्री प्लेटें हैं। इन पर जब हम वोल्टेज लगाते हैं, इधर धनावेश और इधर से ऋण प्लेट, तो इनके बीच विभवांतर पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है? तो हम कहेंगे किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाए गए उस अधिकतम विभवांतर को जिस पर इसके अंदर रखे परावैद्युत पदार्थ में भंजन प्रारंभ हो जाए। मान लो जैसे जिस वोल्टेज पे भंजन शुरू हो जाएगा, उस वोल्टेज को क्या कहेंगे? भंजक विभवांतर। भंजन माने होता है इलेक्ट्रॉन टूटकर अलग होने लगते हैं और वो चालन पथ बना लेते हैं प्लेटों के बीच, ठीक है। भंजन तो पीछे बता ही चुका, भंजन माने इलेक्ट्रॉनों का टूटकर परमाणु से अलग हो जाना। और जब ये प्रारंभ हो जाए, उस समय जो वोल्टेज तुमने लगाया होगा वो वोल्टेज क्या कहलाएगा? भंजक विभवांतर। तो परिभाषा लिखिए जरा, समांतर प्लेट संधारित्र, या केवल संधारित्र लिख सकते हो, जरूरी नहीं समांतर लिखो। संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य लगाया गया वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के मध्य
रखे परावैद्युत पदार्थ में भंजन प्रारंभ हो जाए, भंजन प्रारंभ हो जाए, भंजक विभवांतर कहलाता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। नोट करिए इसको भी। आइए अब बात करते हैं संधारित्रों के संयोजन पर। संयोजन माने जोड़ना, कॉम्बिनेशन, कंबाइंड करना। तुम्हें याद है क्लास 10th में आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था? 2 या 3 या 4 प्रतिरोध एक साथ जोड़ते थे। कौन कौन सा संयोजन होता था, याद है किसी को? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अच्छा बताओ, प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़े थे तो क्या सूत्र था? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता था। और समांतर में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसा ही कुछ सूत्र यहां भी मिलने वाले हैं। तो हमने जैसे हेडिंग डाली है, आप भी डाल लेना, संधारित्रों का संयोजन। इस पर आंकिक प्रश्न आता परीक्षा में निश्चित, 100% इसको इंपॉर्टेंट लिख लो। थ्योरी में भले टॉपिक ना आए, लेकिन इस पर आंकिक सवाल 100% इस पर न्यूमेरिकल आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। बोर्ड परीक्षा का ये सीधा प्रश्न है, ठीक है। संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। नंबर 1 डाल दो हेडिंग इसमें, नंबर 1 पहला श्रेणी संयोजन या श्रेणी क्रम संयोजन, जो भी लिखना चाहें आप। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सुने जरा, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। हम लोग क्या बनाएंगे भाई? सबसे पहले डायग्राम देखना जरा प्लीज। 3 संधारित्र हैं जो श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे। कैसे जोड़े जाएंगे? देखो, संधारित्र का सिंबल ऐसा होता है, 2 समांतर प्लेटें बराबर बना दो, ये संधारित्र को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। और इन 3 को हमने लिया अपने एग्जाम्पल के तौर पे, इनकी धारिता अलग अलग मान ली मैंने, C1, C2 और C3। कोई दिक्कत? जैसे प्रतिरोध जोड़ते थे ऐसे संधारित्र जोड़े। इन तीनों को हमने उदाहरण के लिए 3 लिए हैं, आप 4 ले सकते हो, ठीक, 2 ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहां पर हमने एक बैटरी जोड़ दी है, एक स्विच लगा दिया है। देखो ये स्विच है, स्विच को इंग्लिश में की कहते हैं, और ये बैटरी है इसलिए बी लिख दिया। बैटरी से देखो, ध्यान दो भैया, आवेश या धारा इधर जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ? हालांकि इसमें एरो ना बनाना तो बेटर है, क्योंकि यहाँ धारा नहीं बहती। हम लोग यहाँ पर ये मानते हैं कि आवेश चलता है। क्या चलता है? आवेश चलता है, ठीक है। इस बैटरी का जो टोटल वोल्टेज है वो V है। क्या है? अच्छा मुझे एक बात बता सकते हो, श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध होते थे तो तीनों प्रतिरोधों में क्या चीज समान लेते थे आप? किसी को याद है? I समान होती थी, धारा। अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते थे तो क्या समान होता है? धारा। और समांतर क्रम में क्या समान होता है? विभव। यहां मैं बोल रहा हूं धारा की जगह हम शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं? आवेश। तो श्रेणी संयोजन किया है तो क्या समान होगा? आवेश समान होगा। तीनों पे आवेश समान होगा तो वोल्टेज अलग अलग होगा, इसलिए वोल्टेज हमने क्या लिखा है? V1, V2 और V3। आओ एक सूत्र हम जानते हैं, तुम भी जानते होगे। क्या जानते हो? देखो अभी पीछे पढ़ाया है, Q इज इक्वल टू CV। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बताओ? प्रथम संधारित्र के लिए अगर हम कहें, किसके लिए? प्रथम संधारित्र C1 के लिए, तो सुनिए भाई जी, C बराबर होता है Q अपान V। तो C1 बराबर क्या हो जाना चाहिए? Q अपान V1। देखो ध्यान देना भाई, Q चूंकि तीनों के पास समान है इसलिए Q1 नहीं लिखा है, V अलग अलग है। ऐसे हम कहेंगे दूसरे संधारित्र के लिए अगर सूत्र बनाओ तो, दूसरे संधारित्र के लिए C2 बराबर क्या बनेगा? Q अपान V2। नहीं बनेगा बताओ? और तीसरे संधारित्र के लिए
C3 बराबर हो जाएगा Q अपान V3। बताओ बच्चा, सब लोग बताओ। तो अब हम कुल धारिता की अगर बात कर दें, कुल धारिता, एक काम करो, थोड़ा इसमें चेंज कर लेते हैं, V1 V2 निकालते हैं। यहां पर ये तो निकाल ही चुके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां से V1 के फॉर्म में निकालना, तो Q अपान क्या आएगा C1। इसमें फिर ऐसे V2 निकालते तो क्या था Q अपान C2। ये V निकाल देना, V से फायदा रहेगा, आसान रहेगा। Q अपान इसमें क्या आएगा C3। देखो जब C1 निकला Q अपान V1, तो V1 क्या निकलेगा Q अपान C1। V1 V2 और V3 तीनों निकाल लिए। अब हम कहेंगे कुल विभव। कुल विभव हमने कितना माना, यहाँ देखो तुम्हें बैटरी जो लगाई थी उसका विभव कितना माना था V। कुल विभव जो बनेगा V वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों के मान रख दो, तो V का मान क्या निकला है Q अपान, और V2 का क्या निकला था Q अपान C2, और V3 का Q अपान C3। बोलो भाई, Q कॉमन ले लो, तो देखो 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, और Q इज इक्वल टू CV होता ही है फॉर्मूले में। Q इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहां पर चाहे Q इज इक्वल टू CV रख दो, या एक काम करो, इस V को क्या लिख सकते हो Q अपान C। Q इज इक्वल टू CV, इसको Q अपान C कह सकते हो। तो 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। Q से Q कैंसिल कर दो, तो क्या बन रहा है देखो, 1 अपान C इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान। ध्यान देना एक बात, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में थे तो सूत्र आया था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन जब संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो सूत्र उल्टा आया। देखो 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, यानी प्रतिरोधों के सूत्र से इसके सूत्र अपोजिट हैं। ये तो हो गया श्रेणी संयोजन। अब लगे तौर में समांतर संयोजन भी जान ही लो। दूसरा कैसा संयोजन करते हैं हम लोग, समांतर क्रम संयोजन। ध्यान देना भाई सब लोग, समांतर क्रम संयोजन को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं भाई लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो अच्छा, इस पे समझते हैं। गुड इवनिंग। डायग्राम पे गौर करें जरा। समांतर संयोजन जब हम करेंगे तो डायग्राम कैसा होगा, इसका मतलब जान लो। देखो 3 ले रहा हूं मैं एग्जांपल में, ध्यान देना प्लीज। एक संधारित्र, दूसरा संधारित्र और तीसरा, तीनों को हम इस तरीके से अरेंज कर देंगे कुछ ऐसे। ये हमारा संधारित्र का समांतर संयोजन का डायग्राम बनेगा, और मेन बैटरी हमारी जो लगी थी वो यहीं लगी अभी भी उसी तरीके, स्विच लगा। देखो अगर इस तरह का डायग्राम है तो ये क्या बताता, ध्यान देना भैया सब लोग, इस तरह का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, समांतर संयोजन। यहाँ इसकी देखिए धारिता हम लोग कहेंगे C1, इसकी C2, इसकी C3। टोटल वोल्टेज हमने क्या दिया है, V दिया है। अच्छा देखो समांतर क्रम में मैंने बोला था वोल्टेज समान रहता है, इसका V, इसका V, इसका V, लेकिन आवेश अलग अलग पहुंचेगा। इसके पास आवेश Q1, इसके पास Q2, इसके पास Q3। तो चलिए पहले के लिए बात करते हैं, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर। अगर पहले कैपेसिटर की हम बात करें तो गौर करिए बच्चा लोग, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q1 क्या हो जाएगा C1V, V सबका समान है। सेकेंड के लिए देखो, फॉर सेकेंड कैपेसिटर, अगर हम सेकेंड कैपेसिटर की बात करेंगे तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C2V। फॉर थर्ड कैपेसिटर, तो जब थर्ड की बात करेंगे आप तो Q3 इज इक्वल टू C3V। नेट चार्ज की अगर हम बात करें, कुल आवेश, कुल आवेश देखना भैया लोगों, नेट चार्ज Q इज इक्वल टू, तीनों आवेशों को जोड़ दो। तो देखो भाई Q1 हमारा C1V है और Q2 क्या है C2V, और ये कितना है C3V, और Q इज इक्वल टू CV खुद होता है। यहां से V कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा C1 प्लस C2 प्लस C3, यहां से V कैंसिल हो गया, तो C बराबर क्या आया C1 प्लस C2 प्लस C3। ये संधारित्रों का श्रेणी और समांतर संयोजन है, इसको नोट कर लीजिए। चैप्टर अप्रॉक्स खत्म है।